हेलो फ्रेंड्स, दिग्गज एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। राजस्थान ज्योग्राफी से रिलेटेड जो है क्लासेस प्लेटफॉर्म पर कंटिन्यू हैं, जिसमें हमने राजस्थान की सॉइल्स के बारे में पढ़ा, राजस्थान की क्लाइमेट के बारे में पढ़ा, मानसून तंत्र के बारे में पढ़ा। उसी क्रम को जो आज कंटिन्यू करते हुए हम आज जो है राजस्थान के अपवाह सिस्टम के बारे में बात करेंगे, राजस्थान के अपवाह तंत्र के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम नदियों से संबंधित बात करेंगे और झीलों से संबंधित बात करेंगे। तो राजस्थान के जो अपवाह तंत्र की बात करें तो सबसे पहले अपन नदी की सिस्टम की बात करें तो जो नदियां होती है वो ऊंचाई से जो ढलान की ओर क्या होती है, अपना जल लेके आती है और जिस क्षेत्र के अंदर बहती है उसका अपवाह क्षेत्र कहलाता है। और जिस जगह से वह अपना जल इकट्ठा करके लेके आती है उसे उसका जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। जो नदी होती है वह एक विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहा कर लाती है, उसे उसका जल ग्रहण क्षेत्र या जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। और राजस्थान की बात करूं मैं तो आपको पता है कि राजस्थान की जब बात की जाती है तो हमें पता है कि राजस्थान में जो अरावली जो पर्वत श्रृंखला है वो राजस्थान के दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जो है अरावली श्रृंखला जो है फैली हुई है। अरावली जो पर्वतमाला है वो राजस्थान के दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है। तो अपन बात करें कि अरावली जो है राजस्थान के लिए जल विभाजक का कार्य करती है। जल विभाजक का जो कार्य है वो अरावली जो श्रृंखला है वो जल विभाजक का हमारे लिए कार्य करती हैं, क्योंकि वे नदियां जो अरावली के पूर्व से निकलती हैं वो बंगाल की खाड़ी को जाती हैं और वे नदियां जो अरावली के पश्चिम से निकलती हैं वे नदियां जो अरावली के पूर्व से निकलती हैं वे बंगाल की खाड़ी को जाती हैं और वे नदियां जो अरावली के पश्चिम से निकलती है वो अरब सागर को जाती है। याद रखिएगा आप लोग कि अरावली जो है एक जल विभाजक का कार्य करती है और अरावली के जो पूर्व से जो नदियां निकल रही हैं, पूर्व से जो नदी निकल रही है वो बंगाल की खाड़ी को जाएगी और वे नदियां जो अरावली के पश्चिम से निकल रही है वे नदियां अरब सागर को जाती है। जैसे अरब सागर को जाने वाली जो नदियां हैं उसके बारे में बात करें हम, एक लूनी नदी है, याद रखिए आप लोग, लूनी है, माही है, पश्चिमी बनास है, साबरमती है, लूनी है, माही है, पश्चिमी बनास है और साबरमती जो नदियां हैं, पश्चिमी बनास और साबरमती जो नदी हैं वो सब जो नदियां हैं वो अरब सागर को जाती हैं और वे नदियां जो अरावली के पूर्व से निकलती हैं वो बंगाल की खाड़ी को जाती है। जैसे अपन बात करें चंबल है, बनास है, बेड़च है, मेन नदियों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे चंबल है, बनास है और बेड़च जो नदी हैं ये अरावली के पूर्व से निकलती हैं और जो है बंगाल की खाड़ी में अपना जल लेके जाती है। चंबल है, बनास है, बेड़च है और गंभीर जो नदी है ये सब नदियां जो हैं वह अरावली के पूर्व से निकलती हैं और बंगाल की खाड़ी को जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि अरावली जो है राजस्थान के लिए जल विभाजक का कार्य करती हैं। वे नदियां जो अरावली के पूर्व से निकलती हैं बंगाल की खाड़ी को जाती हैं, जैसे चंबल है, बनास है, बेड़च है, गंभीर नदी है। और वे नदियां जो अरावली के पश्चिम से निकलती है वह अरब सागर को जाती है, लूनी है, माही है, पश्चिमी बनास है और साबरमती जो नदियां हैं। अगर अपन बात करें कि राजस्थान का जो अपवाह सिस्टम है, राजस्थान के अपवाह तंत्र को जो है हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। राजस्थान के अपवाह तंत्र को जो है हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले बात की जाती है अरब सागर की ओर जाने वाली नदियों के बारे में। जो अरब सागर को जाती है वह नदियां हैं, एक अपवाह तंत्र। दूसरा अपवाह तंत्र है बंगाल की खाड़ी को जाने वाला और तीसरा है अंतः प्रवाह की नदियां, जो राजस्थान में या अंतर प्रवाहित होती है और विलीन हो जाती हैं, वो अंतर प्रवाह की नदियां कहलाती हैं। जैसे घग्गर है, कांतली है, साबी है। जैसे अपन बात करें घग्गर, कांतली, साबी और काकने, जिसे अपन मसूरदी भी कहते हैं, याद रखिएगा आप लोग, जैसलमेर में बहती है ये। तो राजस्थान में अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांटेंगे, अरब सागर का अपवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, अंतर प्रवाह का नदियां, अंतर प्रवाह की नदियां जो अपना जो जल जो है वो रेत के धोरों के अंदर क्या हो जाती है, वो विलीन हो जाती है, उन्हें अंतर प्रवाह की नदियां कहेंगे। जैसे घग्गर है, कांतली है, साबी है, काकने, मसूरदी नदी है। अरब सागर को जाने वाली नदियों में बात करें, मेन नदियां लूनी है, माही है, पश्चिमी बनास, साबरमती है। और बंगाल की जो खाड़ी है उसके और जाने वाली जो नदियां हैं
उसके बारे में बात करी हमने। चंबल है, बनास है, बेडच है और गंभीर नदी जो है वो कहाँ पर जाती है, बंगाल की खाड़ी को जाती है। अगर परसेंटेज के हिसाब से बात करूँ तो अरब सागर का जो प्रवाह सिस्टम है वो 16% है, बंगाल की खाड़ी का जो प्रवाह है वो 24% है और अंतः प्रवाह का जो है वो 60% राजस्थान के क्षेत्रफल में देखने को मिलता है। 16% जो है वो अरब सागर का प्रवाह है, अपोह तंत्र है, बंगाल की खाड़ी का 24% है और अंतः प्रवाह का जो है 60% है। तो याद आ जाएगा आप लोगों को। उसके बाद अपन बात करें कि राजस्थान में अगर देखा जाता है तो परसेंटेज के हिसाब से देख रहे हैं तो अंतः प्रवाही नदियां सबसे ज्यादा देखने को मिलती हैं, क्योंकि हमारे राजस्थान के 61% भूभाग पर याद है आपको मरुस्थल का विस्तार है। और अगर अपन बात कर रहे हैं कि भारत के कुल सतही जल या नदी जल का, राजस्थान में अगर सतही जल की बात करें, भारत के कुल सतही जल की बात करें तो राजस्थान के अंतर्गत जो है वो कितना है, 1.16% विद्यमान है। भारत के सतही जल की अगर बात करें या नदी जल का राजस्थान में अगर परसेंट की बात किया जाए तो 1.16% जो है वो राजस्थान में विद्यमान है। और अगर बात करें कि भारत के भूमिगत जल का, अगर भारत के भूमिगत जल की बात करें तो राजस्थान में 1.69% जो है यहाँ पर विद्यमान है। सतही जल की बात की जाए तो 1.16% है और भूमिगत जल की बात की जाए, भूमिगत जल की अगर हम बात करें तो 1.69% जो है राजस्थान में विद्यमान है भारत का। अगर भारत के सतही जल का परसेंटेज देखा जाए तो राजस्थान में 1.16% है और भूमिगत जल की बात की जाए वह तो 1.69% राजस्थान के अंतर्गत विद्यमान है। राजस्थान में अगर बात करें कुल नदी बेसिन तो 15 है और उप बेसिन की अगर बात की जाए तो 58 प्रकार के यहाँ पर क्या है, उप बेसिन हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले आज हम जो है यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे वो अरब सागर का प्रवाह तंत्र के बारे में बात करेंगे। हम आज जो सबसे पहले बात करने वाले हैं वो है अरब सागर का प्रवाह तंत्र। जो आज जो हम क्लास में पढ़ने वाले हैं तो आज हम जो है अरब सागर के बारे में पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में बंगाल की खाड़ी का और फिर जो है आंतरिक प्रवाह का प्रवाह क्रम पढ़ेंगे। तो आज सबसे पहले हम अरब सागर का प्रवाह तंत्र में सबसे पहले बात करेंगे लूनी नदी की। याद रखना आप लोग, लूनी नदी जो है वो अरब सागर की ओर जाने वाली प्रमुख नदी है। लूनी है, माही है, पश्चिमी बनास है, लूनी, माही और नंबर तीसरी है पश्चिमी बनास और नंबर 4 के बारे में बात करेंगे अपन साबरमती के बारे में। तो याद रखिएगा आप लोग, ये जो नदियां हैं वो कहाँ पर जाती हैं, अरब सागर की ओर अपना जल लेकर जाती है। तो याद रह जाएगा आप लोगों को। सबसे पहले हम बात करते हैं लूनी नदी के बारे में कि लूनी नदी जो है वो कहाँ से निकलती है। लूनी नदी के बारे में बात करें तो लूनी नदी जो है वह नागपाड़िया अजमेर से निकलती हैं। तो सबसे पहले बात करूंगा मैं, सबसे पहले किस नदी के बारे में बात कर रहा हूँ, लूनी नदी के बारे में। तो लूनी नदी है वो अजमेर से नागपाड़ियों से निकलती हैं। अजमेर में जो नागपाड़ियाँ हैं वहाँ से लूनी नदी का उद्गम होता है। याद रखिएगा आप लोग, लूनी नदी का जो उद्गम है वो अजमेर में नागपाड़ियों से होता है। इसके उपनाम की बात करें तो इसको सागरमती भी कहते हैं, लवणवती भी कहते हैं। उपनाम की जगह अगर बात किया जाए तो इसे क्या कहते हैं, सागरमती, लवणवती, आदि खारी और आदि मीठी नदी भी कहा जाता है। आदि खारी और आदि मीठी नदी भी इसको कहा जाता है, क्योंकि बालोतरा के बाद इसका पानी क्या हो जाता है, खारा हो जाता है। याद होगा आप लोगों को। उसके बाद बात करें कि जालोर में लूनी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र होता है उसे रेल नाडा कहा जाता है। तो याद रखना, जालोर के अंतर्गत जो होता है, जालोर में लूनी नदी का जो प्रवाह होता है, लूनी का जो प्रवाह होता है उसे रेल नाडा कहा जाता है। तो लूनी नदी जो अजमेर की नागपाड़ी से निकलती है, सागरमती, लवणवती, आदि खारी, आदि मीठी नदी के नाम से जानते हैं। इसकी लंबाई की अगर बात करें तो 495 किलोमीटर लंबाई है इसकी, और राजस्थान में 350 किलोमीटर जो है बेती हैं। 450 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई के बारे में बात करते हैं। लंबाई तो आपसे परीक्षाओं में कोई पूछता भी नहीं है, याद रखना आप लोग। तो इसे तो शायद मैं कहता हूँ कि आप सिर्फ डाटा के रूप में देख लीजिएगा कि लूनी नदी जो है 495 किलोमीटर तो है इसकी कुल लंबाई है, और राजस्थान में जो है, राजस्थान के अंतर्गत जो है 350 किलोमीटर ये इसकी कुल लंबाई हमें देखने को मिलती है। ये डाटा आप लोगों को याद रहेगा भी नहीं, क्योंकि सारी नदियों की लंबाई याद करना पॉसिबल भी नहीं है और पूछता भी नहीं है एग्जामिनर। तो अजमेर जो है उसके नागपाड़ों से निकलती हैं। 495 किलोमीटर जो है इसकी कुल लंबाई है, लेकिन राजस्थान में 350 किलोमीटर ये बहती है।
उसके बाद ये राजस्थान में अजमेर है, पाली है, नागौर है, बाड़मेर और जालोर जोधपुर में बहती है। कहाँ कहाँ बहेगी याद रखना, देखो अजमेर है, जालोर है, अजमेर है, जालोर के बारे में बात कर रहे थे, नागौर है और जोधपुर है, पाली, नागौर और जोधपुर जो है, इन जिलों के अंतर्गत जो है ये लूनी नदी का अपवाह क्षेत्र देखने को मिलता है। और लूनी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र होता है, लूनी का जो प्रवाह क्षेत्र होता है उसको गोडवाड़ प्रदेश कहा जाता है। याद रखना, ये पूछा जा सकता है आपसे, गोडवाड़ प्रदेश किसे कहते हैं? तो लूनी नदी का जो प्रवाह जो क्षेत्र होता है उसे हम क्या कहते हैं? गोडवाड़ के नाम से जानते हैं। लूनी की जब सहायक नदियों के बारे में बात करें हम, तो सूकड़ी है, बांडी है, खारी है। याद रखना, सूकड़ी, बांडी, खारी, मीठड़ी, जोजरी, ये सब किसकी सहायक नदियां हैं? लूनी नदी की सहायक नदियां हैं। सूकड़ी है, बांडी है, खारी है, जोजड़ी है, जवाई है। जवाई भी इंपॉर्टेंट इसकी नदी, प्रमुख नदी है, याद रखना आप लोग, जवाई भी इसकी प्रमुख नदी है। और जब अब इसके मैप के बारे में बात करेंगे तो जोजड़ी जो है इसके पश्चिम से दाएं किनारे से मिलने, बाएं किनारे से मिलने वाला भी एक इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिलता है कि कौन सी नदी इसके किस किनारे से मिलती है। तो याद रखना आप लोग, जो लूनी नदी के अंतर्गत जो होती है जोजड़ी जो होती है वो दाएं किनारे से मिलने वाली एकमात्र नदी होती है। ये दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी होती है। अब हम इसको मैप के अंतर्गत देख लेते हैं कि क्या इसकी पोजीशन है। तो सबसे पहले अपन जो बात कर रहे थे कि राजस्थान के अपवाह तंत्र को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। याद है आप लोगों को 3 भाग कौन कौन से बताए थे मैंने आप लोगों को? रिमेंबर कीजिए आप लोग। 3 भाग में अरब सागर का प्रवाह सिस्टम पढ़ा हमने। उसके बाद 16% है, लूनी है, माही है, पश्चिम बनास, साबरमती है। बंगाल की खाड़ी के बारे में बात करा, 24% है। इसके अंतर्गत जो है कौन कौन सा है? चंबल है, बनास, बेड़च, गंभीर नदी का प्रवाह देखने को मिलता है। अंतर प्रवाह की बात की तो 60% जो है अंतर प्रवाह का देखने का मिलता है हमें। घग्गर है, कांतली, साबी, बाणगंगा, रूपारेला और काकनी जो नदियां हैं वो है अंतः प्रवाह की नदियां हैं। एक क्वेश्चन तो सीधा सा यहाँ से यही फॉर्मेट हो जाता है कि कौन सी नदी कहाँ पर जाती है, अरब सागर को कौन सी जा रही है, बंगाल की खाड़ी को कौन सी जा रही है और अंतः प्रवाह की नदियां कौन सी है। इस प्रकार के जनरल क्वेश्चन तो देखने को मिल जाता है। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे जिसमें 3 नदियां तो अरब सागर को जा रही है, एक नदी जो है बंगाल की खाड़ी को जा रही है। इस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आगे देखना आप लोग, सबसे पहले अपन जलग्रहण क्षेत्र के बारे में बात करी थी मैंने आपसे कि जलग्रहण जो क्षेत्र होता है नदी का एक विशेष क्षेत्र होता है जो अपना जल बहा कर लाती है, इसे इसका जल ग्रहण या जल संग्रहण क्षेत्र कहते हैं। अरावली राजस्थान की जल विभाजक रेखा के रूप में जाना जाता है क्योंकि अरावली जो है राजस्थान के अपवाह तंत्र को 2 भागों में डिवाइड करती हैं। जो नदियां हमने समझाया था कि अरावली के पूर्व से निकलती हैं वो बंगाल की खाड़ी के अंदर जाती हैं और जो नदियां अरावली के पश्चिम से निकलती है वो अरब सागर की ओर जाती है। राजस्थान में अंतः प्रवाह नदियां सबसे ज्यादा देखने को मिलती हैं क्योंकि राजस्थान में मरुस्थल जो है लगभग 61% क्षेत्रफल मरुस्थल देखने को मिलता है। तो हमारे यहाँ पर जो है अंतः प्रवाह की नदियां हमें देखने को मिलती है। भारत के कुल सतही जल का बात कर रहे थे हम, राजस्थान में 1.16% है, डाटा याद रखने वाला है, इंपॉर्टेंट है। और भूमिगत जल के बारे में बात करें तो 1.69% है, ये डाटा भी याद रखने वाला है। ये सतही जल का है, ये भूमिगत जल के बारे में बात करें। और नदी बेसिन 15 है और उप बेसिन जो है 58 उप बेसिन है। आज की जो क्लास रहने वाली है मैंने पहले बता दिया था, अरब सागर की नदियों के बारे में बात करेंगे। लूनी नदी है, माही है, पश्चिम बनास है, साबरमती है। लूनी नदी के बारे में पढ़ा था मैंने, समझाया भी आपको। लूनी नदी का जो उद्गम है नाग पहाड़ी अजमेर से होता है। अन्य नाम क्या क्या बताया मैंने आपको? सागरमती है, लवणवती है। आधी मीठी और आधी खारी कहा जाता है क्योंकि बालोतरा के बाद इसके पानी जो होता है खारा हो जाता है। इसे अंतः सलीला कहा जाता है। जो कालिदास जो हैं उनके अकॉर्डिंग जो है इसे अंतः सलीला के नाम से उन्होंने इसको संबोधित किया था। रेल नाडा जालोर के अंतर्गत जो होता है लूनी के अपवाह क्षेत्र को क्या कहा जाता है? रेल नाडा कहा जाता है। लंबाई बताई थी मैंने आपको, 495 किलोमीटर है और राजस्थान में 350 किलोमीटर है। संगम जो है कच्छ का रन में जाती है, कच्छ के रन में गुजरात में ये चली जाती है, अरब सागर की ओर जाती है और कच्छ का रन जो होता है गुजरात में जाकर ये इसका संगम हो जाता है। अपवाह तंत्र देखिए, अजमेर है, पाली है, नागौर है, बाड़मेर है, जालोर है, जोधपुर है, ब्यावर है। इन क्षेत्रों में इसका अपवाह तंत्र देखने को मिलता है हमें। गोडवाड़ प्रदेश किसे कहा जाता है? क्वेश्चन आता है कि लूनी नदी का जो अपवाह क्षेत्र होता है उसे गोडवाड़ क्षेत्र कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट देखना आप लोग कि लूनी नदी के किनारे पर जो है तिलवाड़ा
में पशु मेला लगता है, याद रखना तिलवाड़ा में जो पशु मेला लगता है वो लूनी नदी के किनारे पर ही लगता है। सेवज क्या किसे कहते हैं? देखो सेवज क्या होता है कि लूनी जो नदी होती है, जो लूनी नदी जो होती है जब वो बहती है और उसका प्रवाह क्षेत्र होता है, उसके अंतर्गत क्या होता है, जब अस्थायी झीलें बन जाती हैं तो उसमें क्या होते हैं, किसान जो होते हैं बीज डालकर खेती करने का कार्य करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, उसको सेवज कहा जाता है। याद रखने वाली बात है, नई टर्म है, पूछी जा सकती है परीक्षा में कि लूनी के प्रवाह क्षेत्र में जो अस्थायी झीलें बन जाती हैं उनमें जो खेती की जाती है उसको सेवज कहा जाता है। सहायक नदियां सुकड़ी है, बांडी है, खारी है, जोजड़ी है, जवाई है, सागी है, मीठड़ी है, लीलड़ी है और गुइया, ये सब किसकी सहायक नदियां हैं? याद रखना अब किसकी सहायक नदियां हैं, ये सब जो है लूनी की सहायक नदियां हैं। और इसकी एक ट्रिक है, सब जगह सब खाली जगह मिठाई सजा दो। याद रखना आप लोग, सब खाली जगह मिठाई सजा दो, इसकी ट्रिक है, याद रखने ना आप, याद रखना सब खाली जगह जो है मिठाई सजा दो। स का मतलब है सूकड़ी, ब का मतलब है बांडी, स का मतलब है सूकड़ी, ब का मतलब है बांडी और खा का मतलब याद रखें आप लोगों को खारी, ली का मतलब लिलाड़ी और ज का मतलब जो है जवाई और गह का मतलब गुइया और मिठाई का मतलब मीठड़ी। इस प्रकार जो है एक ट्रिक बनाई है हमने, याद रखना आप लोग, सब जगह खाली, सब खाली जगह पे मिठाई सजा दो। ये किसकी सहायक नदियां हैं? किसकी है? लूनी की सहायक नदियां। स का मतलब सुकड़ी, ब का मतलब बांडी, खा का मतलब खारी, ली का मतलब लीलड़ी, ज का मतलब जवाई और गह का मतलब गुइया, मिठाई मतलब मीठड़ी। तो ये एक ट्रिक है जिससे आपको इस नदी की जो सहायक नदियां हैं लूनी की वो याद रह जाएगी। और परीक्षा में इस प्रकार का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि कौन सी नदी किस नदी की सहायक नदी है। हम बताएंगे कि लूनी की जो सहायक नदियां हैं उसमें हमने एक ट्रिक याद की है, सब जगह खाली, जो खाली जगह पे जो है मिठाई सजा दो। सब जितनी भी खाली जगह है उस पर मिठाई सजा दीजिए। तो स का मतलब सूकड़ी, ब का मतलब बांडी, खा का मतलब खारी, ली का मतलब लीलड़ी, ज का मतलब जवाई, गह का मतलब गुइया और मीठ का मतलब मीठड़ी है। याद आ जाएगा आप लोगों को। आगे बात करते हैं हम, उसके बाद बात करते हैं, देखो मैप में अगर बात कर रहे हैं हम तो याद रखना आप लोग देख रहे होंगे आप लोग कि जो है कहाँ से निकल रही है, अजमेर की नाग पहाड़ियों से निकल रही है। और यहाँ पर जो है ये जो नदी है ये जोजड़ी नदी है। जो इसकी जो जोजड़ी नदी है, सबसे पहले मैंने आपको एक जानकारी दी थी कि जोजड़ी जो नदी है वो दाईं ओर से मिलने वाली नदी है। जोजड़ी जो है वो एकमात्र ऐसी नदी है जो इससे दाईं ओर से मिल रही है। बाकी ये सब नदियाँ देख रहे हो आप लोग, ये इस ओर से मिल रही हैं। ये सब नदियाँ जो हैं बाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ हैं। और जोजड़ी जो है एकमात्र नदी है जो लूनी के अंतर्गत जो है वो दाईं ओर से मिलती हैं। अपन देख रहे हैं लीलड़ी है, मीठड़ी है, सुकड़ी है, जवाई है, खारी है, ये जो सब नदियाँ हैं, ये जो सारी जो नदियाँ हैं ये बाईं ओर से मिलने वाली है। जैसे लीलड़ी है, मीठड़ी है, सुकड़ी है, जवाई है, ये सब नदियाँ जो है बाईं ओर से मिल रही हैं। सिर्फ एकमात्र जो नदी है वो जोजड़ी जो नदी है वो कहाँ किधर से मिल रही है? दाईं ओर से मिलती है। याद रखना, आपसे मैप से भी पूछ सकते हैं आपसे। और ये जो नदी है ये कहाँ पर जाती है? कच्छ के रन को जाती है। अब इसकी कुछ सहायक नदियों के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बांडी नदी। जो बांडी नदी जो है इसका उद्गम जो स्थल होता है, उद्गम स्थल जो है वो फुलाद गांव जो है पाली के अंतर्गत है। बांडी जो नदी है वो लूनी की सहायक नदी है, उसका उद्गम स्थल जो है फुलाद गांव जो है पाली के अंतर्गत है। इसे रासायनिक नदी भी कहा जाता है क्योंकि इस नदी के अंतर्गत रंगाई और छपाई जो उद्योग है पाली का, उसे आने वाला रासायनिक जल इसके अंतर्गत मिलता है। किसमें? बांडी की नदी के अंतर्गत। तो याद रखना आप लोग कि राजस्थान की केमिकल रिवर्स के नाम से किसे जाना जाता है? बांडी नदी को जाना जाता है। उद्गम है फुलाद गांव पाली से होता है और रंगाई छपाई जो उद्योग है पाली का, उससे जो केमिकल आता है वो इस नदी के अंतर्गत मिला दिया जाता है। और याद रखना इंपॉर्टेंट है, हेमावास बांध जो है बांडी नदी पर बना हुआ है। कहाँ पर? पाली के अंतर्गत। जब बांध के बारे में बात करेंगे थोड़ा डिटेल से बात करेंगे, सिर्फ यहाँ तो हम जो है की पॉइंट बात कर रहे हैं कि बांडी नदी पर जो है पाली में हेमावास बांध बना हुआ है। दूसरी नदी की बात करते हैं जोजड़ी नदी। जोजड़ी नदी का जो है पुदलू गांव,
नागौर के अंतर्गत जो है इसका उद्गम स्थान होता है। क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन है आरपीएससी की अप्रोच जी बिल्कुल ऐसी हो चुकी है कि क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकते हैं। तो हमें पता है कि जोजड़ी का उद्गम जो है वो पुदलू गांव जो होता है नागौर से होता है। पुदलू गांव जो है नागौर से होता है। और लूनी के अंतर्गत जो है दाईं ओर से मिलने वाली जो है एकमात्र नदी है। पढ़ा था हमने कि लूनी के अंतर्गत जो है दाईं ओर से मिलने वाली जो नदी है वो जोजड़ी है। याद रखना आप लोग, दाईं ओर से मिलने वाली नदी कौन सी है? जोजड़ी है। और बाकी जो सब नदियां हैं, चाहे बांडी हो, चाहे जवाई हो, चाहे सूकड़ी हो, चाहे मीठड़ी हो, चाहे गुइया हो, ये सब नदियां जो हैं वो बाईं ओर से मिलती हैं। और ये केवल जो है वो दाईं ओर से लूनी नदी के अंतर्गत मिलने वाली एकमात्र नदी है जोजड़ी। याद रखिएगा आप लोगों को। उसके बाद बात करते हैं जवाई नदी। जवाई नदी इंपॉर्टेंट है। जवाई नदी जो है इसका उद्गम है गोरिया गांव की पहाड़ियों से, पाली जिले से होता है। गोरिया गांव जो है उसकी जो पहाड़ियां हैं पाली से इसका उद्गम होता है। किसका? जवाई नदी का। अभी आपने बात करी थी सुकड़ी नदी, अराव जो है सुकड़ी नदी, जोजड़ी नदी। उसके पहले हमने बात करी बांडी नदी। बांडी जो है फुलाद गांव से निकलती है। याद रखना आप लोग, बांडी कहाँ से निकलती है? फुलाद गांव पाली से निकलती है। जोजड़ी जो है पुदलू गांव नागौर से निकलती है। और सूकड़ी के बारे में बात कर रहे हैं पहले। सूकड़ी जो है अरावली के पश्चिमी ढाल से निकलती है, पाली जिले से निकलती है। अरावली के पश्चिमी ढाल में पाली जिले से निकलती है। और इस पर मधाई नदी इसकी सहायक नदी है। याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर कि रणकपुर के जो जैन मंदिर है वो किस नदी के किनारे पर है? वो है मधाई नदी के किनारे पर है। और मधाई जो नदी है वो किसकी सहायक नदी है? सूकड़ी की। और सूकड़ी किसकी सहायक नदी है? लूनी नदी की। तो सूकड़ी नदी कहाँ से निकल रही है बताइए फटाफट आप लोग? अरावली के पश्चिमी ढाल में पाली जिले से निकल रही है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो जोजड़ी है वो कहाँ से निकल रही है? पुदलू गांव नागौर से मिलती है। और लूनी में दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी है। सूकड़ी के बारे में बताया, अरावली की पश्चिमी ढाल पाली से निकलती हैं। और रणकपुर की जो जैन मंदिर हैं वो इसकी सहायक नदी है सूकड़ी की, मधाई नदी के किनारे पर स्थित है। अगली है जवाई नदी। याद रखना आप लोग, गोरिया गांव की पहाड़ी जो है पाली के अंतर्गत है। गोरिया गांव, उसकी पहाड़ियों से जवाई नदी का उद्गम होता है। और लूनी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। याद रखना आप लोग, आपसे पूछा जाए कि लूनी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? जवाई नदी। जवाई सबसे बड़े होते हैं तो जवाई जो है तो लूनी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। उसके बाद देखना, बालोतरा के बाद लूनी नदी का पानी खारा हो जाता है। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? आधी खारी और आधी मीठी नदी कहा जाता है। लूनी नदी में बाढ़, बालोतरा बाढ़ क्षेत्र में आती है। बालोतरा का जो क्षेत्र है बाड़मेर का, उसमें इसमें लूनी नदी के अंदर बाढ़ आ जाती है। और बालोतरा के बाद लूनी का जो पानी होता है वो खारा हो जाता है। इस वजह से आधी खारी और आधी मीठी नदी के नाम से इसको जाना जाता है। अगर बात करें अपन लूनी नदी के इससे संबंधित, तो सबसे पहले बात करूंगा जसवंत सागर बांध है जिसे पिचियाग बांध कहा जाता है, लूनी नदी पर है। ये इसका एड्रेस कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर बना हुआ है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो है आपसे पूछा जा सकता है कि जसवंत सागर बांध या पिचियाग बांध जो है वो कहाँ पर है? लूनी नदी पर है, वो जोधपुर में है। बांकली बांध जो है वो सूकड़ी नदी पर है, जालोर के अंतर्गत है। हेमावास बांध जो है बांडी नदी पर है, वो पाली जिले के अंतर्गत स्थित है। और उसके बाद जवाई बांध के बारे में बात कर रहे हैं। जवाई नदी पर है, सुमेरपुर पाली के अंतर्गत स्थित है। यह पाली सुमेरपुर में स्थित है। जवाई बांध की जलापूर्ति जो है उसे पाली है, जोधपुर, जालोर, सिरोही को भी क्या है? जलापूर्ति की जाती है। जो जवाई बांध जो है वो सुमेरपुर पाली में स्थित है। जसवंत सागर बांध, पिचियाग बांध कहाँ पर है? लूनी नदी पर, जोधपुर में है। बाकली बांध, सूकड़ी बांध जिसे जो है नदी पर स्थित है वो है जालोर के अंतर्गत है। हेमावास बांध के बारे में बात की थी हमने, बांडी नदी पर है, पाली के अंतर्गत स्थित है। थोड़ा जवाई बांध के बारे में बात कर रहे हैं। जवाई नदी पर बना हुआ है, सुमेरपुर पाली के अंतर्गत स्थित है। यह जवाई बांध जो है उससे जल की आपूर्ति कहाँ कहाँ? पाली में, जोधपुर, जालोर और सिरोही को भी इसकी से जलापूर्ति होती है। जवाई बांध के बारे में इंपॉर्टेंट बात है, इसको मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। और जवाई बांध में जल स्तर घटता है तो सही जल सुरंग अभी पढ़ेंगे हम, जो उदयपुर से जवाई बांध तक बनाई गई है उसके द्वारा इसकी आपूर्ति की जाती है। क्वेश्चन आ जाता है कि जब जवाई बांध का पानी का जो लेवल जो होता है वो जब घट जाता है तो इसकी जल आपूर्ति किसके द्वारा की जाती है? वो सही जल सुरंग जो परियोजना है उदयपुर से जवाई तक बनाई गई है उसके द्वारा इस जवाई बांध की जलापूर्ति की जाती है। तो वापस रिपीट कर रहा हूं, ये जसवंत सागर बांध या पिचियाग बांध लूनी नदी पर जोधपुर में है। और बाकली बांध जो है सूकड़ी नदी जालोर पर स्थित है। उसके बाद हेमावास बांध जो है बांडी पाली के अंतर्गत है।
और जवाई बांध जो है सुमेरपुर पाली के अंदर स्थित है। तो हमने लूनी नदी के बारे में बात करी, उसकी सहायक नदियों के बारे में बात करी है। उसके बाद हम बात करें माही नदी के बारे में। माही नदी इंपॉर्टेंट है, देखना आप लोग, माही नदी जो है वो मेहद झील जो होती है मध्य प्रदेश की, जो अममेरू जो पहाड़ियाँ हैं, विंध्याचल जो श्रेणी है मध्य प्रदेश की, वहाँ से इसका उद्गम होता है। और राजस्थान में इसका जो प्रवेश है खांडू गांव जो है बांसवाड़ा से प्रवेश होता है। और आप लोगों को पता होगा कि ये नदी जो होती है वो कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी होती है। कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली जो नदी होती है उसे हम माही नदी के नाम से जानते हैं। माही नदी का उपनाम याद रखना, आदिवासियों की गंगा कहा जाता है, कांठल क्षेत्र की गंगा कहते हैं, वांगड़ क्षेत्र की गंगा कहते हैं, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा के नाम से इसको जाना जाता है। वापस आदिवासियों की गंगा, कांठल की गंगा और वांगड़ की गंगा दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा के नाम से जानते हैं। और ये जो है खंबात की खाड़ी गुजरात के अंतर्गत जो है वहां पर अपना जल लेके जाती है। हम जो है अरब सागर का प्रवाह तंत्र पढ़ रहे हैं, जैसे लूनी जो है वो कच्ची खाड़ी गुजरात में जाती है और इसका जो संगम है वो खंबात की खाड़ी गुजरात में होता है माही नदी का। माही नदी की लंबाई की बात करूं तो 576 किलोमीटर जो है इसकी टोटल लंबाई है। और राजस्थान में जो है 171 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। जैसे 495 किलोमीटर लूनी की पड़ी थी, वो 350 किलोमीटर राजस्थान में थी, वैसे 576 किलोमीटर जो है माही नदी की कुल लंबाई है। और राजस्थान में 171 किलोमीटर इसका प्रवाह क्षेत्र देखने को मिलता है। अपवाह क्षेत्र की बात करूं तो बांसवाड़ा है सर्वाधिक में, और डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जो है, जो वांगड़ क्षेत्र है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, वहां पर हमें देखने को मिलता है। सहायक नदियां की बात करें, एराव, अन्नास, चांप, मोरेन, सोम और जाखम। याद रखना इस बार की परीक्षा में माही नदी की जो सहायक नदियां पूछने की संभावना 100% है। कौन है? एराव, अन्नास, चांप, मोरेन, सोम और जाखम। याद रखना सोम और है, जाखम है और माही नदी के संगम पर तो याद है आपको बेणेश्वर धाम का मेला लगता है, याद रह जाएगा आप लोगों को। उसके बाद इसकी सहायक नदियों के बारे में जब बात कर रहे हैं तो इसके लिए एक ट्रिक बनाइए, ए अन्ना चारपाई में सो जा। याद रख क्या ट्रिक है, देखो, ए अन्ना चार पाई में सो जा, ए अन्ना चार पाई में सो जा। ए का मतलब एराव नदी, अन्ना का मतलब अन्नास नदी, चार का मतलब चाप चारपाई, और मे का मतलब मोरेन, सो का मतलब सोम और जा का मतलब जाखम। जैसे लूनी की पड़ी थी सब खाली जगह मिठाई सजा दो, उसी प्रकार इसकी ट्रिक भी याद रख सकते हैं हम। इस ट्रिक से क्या होगा, आप लोगों का क्वेश्चन गलत होने की संभावना कम हो जाएगी। ए अन्ना चार पाई में सो जा किसकी है? माही नदी की। तो ए का मतलब एराव, अन्ना का मतलब अन्नास, चार का मतलब चाप, पाई का मतलब पाई तो एक डिकोड किया है यहाँ पर, चार मतलब चाप, में मतलब जो है मोरेन नदी, सो का मतलब सोम और मतलब जाखम नदी है। इस प्रकार हम जो है माही नदी की सहायक नदियां याद कर सकते हैं। मेहद झील से इसका उद्गम होता है मध्य प्रदेश से। और राजस्थान में जो है खांडू जो है बांसवाड़ा से प्रवेश करती है। आदिवासियों की गंगा काठल की गंगा और बांगड़ की गंगा कहा जाता है। खंबात की खाड़ी गुजरात में अपना जल लेके जाती है। और बांगड़ क्षेत्र के अंतर्गत जो है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में ये इसका अपवाह क्षेत्र मिलता है। एराव, अन्नास, चाप, मोरेन, सोम, जाखम जो है इसकी सहायक नदियां हमें देखने को मिलती है। आगे बात करते हैं, जो कि इसका जो मैपिंग है, इसमें मैप से आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि जो मध्य प्रदेश की जो मेहद झील है, अमोरू जो है पहाड़ियां हैं विंध्याचल में, मेहद झील से निकलती है और कर्क रेखा जो है, यह माही नदी जो है कर्क रेखा को पार करके राजस्थान में प्रवेश करती है। और राजस्थान के अंदर देखिए यहाँ पर इसमें एराव नदी मिलती है, उसका जाखम नदी मिलती है, फिर सोम नदी मिलती है, फिर मोरेन नदी मिलती है। ये सब जो देख रहे हो आप लोग, ये तो सब इसके दाईं ओर से मिल रही है, ये इधर से बाईं ओर से मिलती है। जैसे चांप है और उसके बाद आता है ये अनास नदी है। माही नदी जो है ये कहाँ पर जा रही है? खंबात की खाड़ी को जा रही है। देख रहे होंगे आप लोग कि आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान की वो नदी जो कर्क रेखा को देखिए, कर्क रेखा जो है उसको वापस पार करके वापस दोबारा कहाँ पर आ रही है? खंबात की खाड़ी में आ रही है। तो राजस्थान के अंतर्गत इसकी जो कुल लंबाई है वो तो 576 किलोमीटर, राजस्थान में 171 किलोमीटर की लंबाई देखने को मिलती है। कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी है। देखना आप लोग इसके अंतर्गत जो है माई बजाज सागर बांध बना हुआ है। सोम नदी पर सोम कमला अंबा परियोजना चालू की गई है। और यहाँ पर देख रहे हो आप लोग इसमें चाप नदी है, एराव नदी है, मोरेन नदी है,
माही की सब सहायक नदियां जो है इसके अंतर्गत मिलती हैं और इस प्रकार ही अपना जल लेकर कहाँ पर पहुंच जाती है, खंभात की खाड़ी के अंतर्गत पहुंच जाती है। उसके बाद बात करते हैं, देखना त्रिवेणी संगम की बात करते हैं। तो बेणेश्वर जो धाम होता है, बेणेश्वर जो धाम है डूंगरपुर का, जो नवाटपुरा जो गांव है, यहाँ पर जो क्या होता है देखना आप लोग, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से यही बनता है कि बेणेश्वर धाम जो है किन, जो नवटापरा गांव है डूंगरपुर का, वहां पर सोम, माही और जाखम जो 3 नदियां हैं। कौन कौन सी नदियां हैं? सोम, माही और जाखम जो 3 नदियां हैं उनका जो संगम होता है, और वहां पर माघ पूर्णिमा के दिन जो है आदिवासियों का कुंभ जो है मेला लगता है, जिसे बेणेश्वर धाम का मेला कहा जाता है। आदिवासियों का कुंभ मेला लगता है। इस मेले में भील जनजाति सबसे ज्यादा माने आती है। तो याद रखना बेणेश्वर धाम जो है किन नदियों के संगम पर लगता है? सोम, माही और जाखम नदियों के संगम पर लगता है। याद रहिएगा आप लोगों को, यहाँ से क्वेश्चन 100% बनेगा कि सोम, माही और जाखम के संगम पर जो है त्रिवेणी धाम जो संगम है उस पर जो है खंडित जो शिवलिंग है उसकी पूजा की जाती है। जो डूंगरपुर का जो नवाटपुरा जो गाँव है वहाँ पर जो है 3 नदियों का संगम देखने को मिलता है। माघ पूर्णिमा के अंतर्गत जो है यहाँ पर आदिवासियों का कुंभ मेला लगता है। और जो संत माऊजी हैं वो यहाँ पर चौपाड़ा जो है उनका वाचन जो है वो इसी क्षेत्र से प्रसिद्ध है। भील जनजाति इस मेले में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है क्योंकि इसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। याद आ जाएगा आप लोगों को। उसके बाद आता है सुजलाम सुफलाम परियोजना। सुजलाम सुफलाम परियोजना जो है देखना माही नदी की सफाई के लिए जो चलाया गया कार्यक्रम था उसे बोलते हैं सुजलाम सुफलाम। याद रखना 2 प्रकार की परियोजना, एक तो सुजलम परियोजना। सुजलम परियोजना तो बाड़मेर के अंतर्गत जल आपूर्ति के लिए एक परियोजना थी। भाभा परमाणु अनुसंधान जो केंद्र है हमारा महाराष्ट्र का, उसके द्वारा जो चलाया गया था वो तो थी सुजलम परियोजना। बाड़मेर के अंतर्गत जो बार्क है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे महाराष्ट्र की जो एक पेयजल परियोजना जो बाड़मेर में चलाई गई थी उसे सुजलम परियोजना कहते हैं। और सुजलाम सुफलाम किसे कहा जाता है? जो माही नदी की सफाई के लिए जो एक प्रोजेक्ट चलाया गया था उसे बोलते हैं सुजलाम सुफलाम परियोजना। आगे बात करते हैं, कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली विश्व की एकमात्र नदी है। याद रखना आप लोग, माही राजस्थान की दक्षिण से प्रवेश करके पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। दक्षिण से प्रवेश कर रही है और पश्चिम की ओर जाती है। प्रमुख बांध के बारे में बात करें तो माही जो नदी है उस पर है माही बजाज सागर बांध जो है बांसवाड़ा के अंतर्गत बना हुआ है। स्थिति कहाँ पर है? बोरखेड़ा बांसवाड़ा में है। लंबाई इतनी है, इतना ये याद रखना है आपको। तो 140 मेगावाट विद्युत का उत्पादन जो होता है माही बजाज सागर बांध से होता है। याद रखिएगा आप लोगों को, माही बजाज सागर बांध कहाँ पर है? बोरखेड़ा बांसवाड़ा के अंतर्गत है। और 140 जो मेगावाट यहाँ से विद्युत का उत्पादन होता है माही बजाज सागर बांध से। देखो आगे बात करें तो राजस्थान का सबसे लंबा बांध है माही बजाज सागर बांध। आदिवासी क्षेत्र और दक्षिण राजस्थान में सबसे बड़ी परियोजना भी कौन सी है? माही बजाज सागर परियोजना है। उसके बाद दूसरा है कागदी पिकअप बांध, बांसवाड़ा के अंतर्गत बना हुआ है। कड़ाना बांध रामपुर महिसागर जो जिला है गुजरात का, महिसागर जो जिला है गुजरात का उसके अंतर्गत बना हुआ है कड़ाना बांध। याद रखना कि जो माही नदी है वो मध्य प्रदेश से निकलती है, फिर राजस्थान में आती है, फिर गुजरात में जाती है। तो 3 स्टेट के अंतर्गत जाने वाली एकमात्र नदी भी है। याद रखना आप लोग, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और गुजरात के अंतर्गत जा रही है। गुजरात में देखना आप लोग कड़ाना बांध बना हुआ है। इसके ऊपर कौन सा बांध बना हुआ है? कड़ाना बांध जो है रामपुर महिसागर जिला है गुजरात का, वहां पर कड़ाना बांध बना हुआ है। उसके बाद सोम कागदर जो परियोजना है वो डूंगरपुर के अंतर्गत जो है वो इसकी जो सहायक नदी है सोम पर स्टार्ट है। सोम कागदर परियोजना डूंगरपुर के अंतर्गत है। जाखम बांध जो है इसकी जो सहायक नदी है प्रताप, जो जाखम नदी उस पर प्रतापगढ़ में बना हुआ है जाखम बांध। और सीता माता अभ्यारण्य जो है प्रतापगढ़ में उसमें ये स्थित है। ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, 81 मीटर ऊंचाई है इसकी। याद रखना आप लोग, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जनरल फैक्ट के अंदर पूछा जा सकता है कि राजस्थान का सबसे ऊंचाई पर स्थित जो ऊंचा बांध है वो कौन सा है? जाखम बांध है, प्रतापगढ़ के अंदर स्थित है, जाखम नदी पर है। जाखम नदी किसकी सहायक नदी है? माही की। माही, सोम और जाखम के संगम पर डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम में आदिवासियों का कुंभ मेला माघ पूर्णिमा के दिन भरता है। याद रह जाएगा आप लोगों को। बांध के बारे में बात कर रहे थे तो माही बजाज सागर बांध जो है बोरखेड़ा बांसवाड़ा के अंतर्गत स्थित है। 140 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। कागदी पिकअप जो है वो बांसवाड़ा में है। कड़ाना बांध जो है वो गुजरात के अंतर्गत रामपुर महिसागर जो जिला है गुजरात में। सोम कागदर जो परियोजना है वो डूंगरपुर के अंतर्गत है सोम नदी पर। जाखम बांध प्रतापगढ़ में है। सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। उसके बाद बात करते हैं पश्चिमी बनास के बारे में। पश्चिमी बनास जो है याद रखना आप लोग,
इसका जो उद्गम है बनास नहीं, पश्चिमी बनास, नया सानवारा गांव कहाँ से, सिरोही से होता है। इसका जो उद्गम है याद रखना आप लोग, नया सानवारा गांव है, सिरोही से इसका उद्गम होता है। और ये लिटिल जो है कच्छ का जो रन है उसके अंदर जाती है। जो कच्छ का जो रन है, लिटिल रन, लिटिल कच्छ कहते हैं, वहां पर ये पहुंचती है। लंबाई 226 किलोमीटर है। अपवा क्षेत्र जो है एकमात्र जो है सिरोही जिले के अंतर्गत बहती है, पश्चिमी बनास। सहायक नदी है देखना, कुकड़ी, सुकली, सीपू। सीपू जो नदी है वो इसमें दाईं ओर से, दाएं किनारे से मिलने वाली नदी है। याद रखना आप लोग, पश्चिमी बनास के अंतर्गत दाएं किनारे से मिलने वाली नदी कौन सी है, सीपू नदी है। दाएं किनारे से मिलने वाली सीपू नदी है। और कुकड़ी और सुकली जो नदी है वो बाएं किनारे से मिलती है। देखो आबू, सिरोही और डीसा नगर गुजरात जो है पश्चिमी बनास के किनारे पर स्थित है। आपसे पूछा जा सकता है कि डीसा नगर गुजरात जो है वो किस नदी के किनारे पर है, वो पश्चिमी बनास के किनारे पर है। और आबू जो सिरोही में है वो भी किस नदी के किनारे पर है, पश्चिमी बनास के किनारे पर। तो पश्चिमी बनास जो है उद्गम जो है नया सानवारा जो गांव है सिरोही में, वहां से उद्गम होता है। संगम लिटिल जो रन है कच्छ का, वहां पर पहुंचती है ये। लंबाई 226 किलोमीटर है। अपवा क्षेत्र सिरोही में देखने को मिलता है। सहायक नदी कुकड़ी, सुकली और सीपू। सीपू याद रखना दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी है। उसके बाद बात करते हैं साबरमती नदी, इंपॉर्टेंट है याद रखना। साबरमती जो है वो पदराना की जो पहाड़ियां हैं उदयपुर से इसका उद्गम होता है और यह खंबात की खाड़ी के अंदर जाती है। लंबाई 416 किलोमीटर, राजस्थान में केवल 45 किलोमीटर है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि वो नदी जिसका उद्गम राजस्थान से होता है लेकिन गुजरात की एक प्रमुख नदी है, तो हम आंसर देंगे साबरमती नदी जो है वो गुजरात की एक प्रमुख नदी है, लेकिन उसका उद्गम जो होता है वो पदराना हिल्स जो है उदयपुर से होता है। याद रखिएगा आप लोगों को, लंबाई 416 किलोमीटर है। राजस्थान में लंबाई जो है इसकी 45 किलोमीटर है। अपवा क्षेत्र की बात करो तो ये उदयपुर जो है इसके अंदर इसका अपवा क्षेत्र देखने को मिलता है। सहायक नदियां में जैसे को वेतरक है, सही है, हतमती है, मेशवा, मानसी, वाकल, ये इसकी सहायक नदियां हैं। याद रखना आप लोग, इसकी सहायक नदियों से क्वेश्चन 100% पूछा जा सकता है कि माही जो नदी है उसकी जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी है, वो याद रखना आप लोग। माही की सहायक नदियां याद रह जाएगी, साबरमती की सहायक नदियां जो है आपको याद रह जाएगी। वैसे हमें मावा चाहिए, इसकी एक ट्रिक बना रखी है हमने, वैसे हमें मावा चाहिए। वैसे का मतलब वेतरक, से का मतलब से, तेई, और हमें मतलब हतमती, और मेशवा, माजम, मानसी और वाकल। तो ट्रिक याद रख लीजिएगा, याद रह जाए तो कहाँ पर है ये, जैसे वैसे हमें मावा चाहिए, इसकी ट्रिक बना रखी है, आप लोग भी बना सकते हैं। वैसे का मतलब वे से, वे का मतलब वेतरक, से का मतलब सेई, हमें मतलब हतमती, में का मतलब मेशवा, मेशवा, वा का मतलब वाकल। याद रह जाएगा आप लोगों को। वैसे हमें मावा चाहिए, जैसे अपने लूनी की पड़ी थी, सब जगह खाली मिठाई सजा दो, याद है आप लोगों को। इसी प्रकार जो है हमने ट्रिक किसके लिए बनी है, साबरमती नदी के लिए। वैसे हमें मावा चाहिए, और उसके लिए पड़ी थी हमने माई के लिए ये अन्ना जो है, ए अन्ना चारपाई पे सो जा, जैसे ट्रिक पड़ी है अपने इसके लिए। वैसे हमें मावा चाहिए, वैसे मतलब वे तरक है, से का मतलब से ही है, हमें मतलब हतमती है। उसके बाद अपन बात कर रहे हैं कि मावा मतलब जो है मेशवा है, वाकल मतलब जो है इसकी सहायक नदियां हैं। याद रह जाएगा आप लोगों को, क्योंकि सहायक नदियां जो हैं याद करते समय कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन जहाँ तक मैं मानता हूँ जो मैंने आपको ट्रिक बताई है वो बिल्कुल साधारण सी ट्रिक है, इससे हमें याद रह जाएगा और हम जो है हमारा जो क्वेश्चन है उसको अपन सफलतापूर्वक जो है अटेंड कर सकते हैं। देखिए अगर विशेषताएं बात करें, अहमदाबाद है, साबरमती और गांधीनगर साबरमती नदी के किनारे पर स्थित है। अहमदाबाद है जो है, गांधीनगर जो है वो साबरमती के किनारे पर स्थित है। साबरमती राजस्थान की वह नदी है जिसका मुख्य अपवाह गुजरात में है। ये क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है कि राजस्थान से उद्गम होने वाली वो नदी जो गुजरात की प्रमुख नदी के नाम से जानी जाती है वो है साबरमती नदी। तो याद रहिएगा आप लोगों को कि साबरमती जो है उस पर कुछ परियोजनाएं देखिए आप लोग कि सबसे पहले बात करते हैं साबरमती जल सुरंग। तो देखना तेई जल सुरंग, तेई जल सुरंग अभी बात करी थी आपको कि जवाई बांध का जब जल स्तर घट जाता है ना तो उसके जल स्तर की पूर्ति करने के लिए जो है वो सही जल विद्युत जो सही परियोजना है वो चलाई गई है। प्रश्न पड़ा था भी आप लोगों को कि राजस्थान की पहली जल सुरंग है जवाई बांध जो है
वो पाली के अंतर्गत जवाई नदी पर स्थित है। सुमेरपुर जिले के अंदर, सुमेरपुर जो है वहाँ पाली जिले के अंतर्गत। तो उस जवाई बांध के अंतर्गत जब जलापूर्ति घट जाती है, उसका स्तर कम हो जाता है, तो वहां पर सही जल सुरंग से उसकी जलापूर्ति की जाती है। सही जल सुरंग जो है साबरमती पर बनी हुई है, याद रखना। साबरमती की जो सहायक नदी है सही है, उसके ऊपर बनी हुई है। इसका विस्तार उदयपुर और पाली के अंदर देखने को मिलता है। जलापूर्ति जवाई बांध को की जाती है। महत्व, राजस्थान की पहली जल सुरंग का नाम से पूछा जा सकता है। सही जल सुरंग जो है साबरमती की जो सहायक नदी है सही पर बनी हुई है, उदयपुर और पाली के अंदर देखने को विस्तार मिलता है। मासी वाकल जल सुरंग देखना आप लोग, ये भी उदयपुर में है। जलापूर्ति देवास परियोजना या मोहनलाल सुखाड़िया जो है उसको जलापूर्ति की जाती है, देवास परियोजना को। और जवाई बांध को जल आपूर्ति सही जल सुरंग के द्वारा की जाती है। देवास परियोजना की जलापूर्ति मासी वाकल से जल सुरंग से की जाती है। याद रखना, दोनों जो है जलापूर्ति के लिए बनाई गई हैं। सही जल सुरंग से तो जवाई जो बांध है उसकी जलापूर्ति की जाती है, और मासी वाकल जो नदी है जल सुरंग है उससे देवास परियोजना, मोहनलाल सुखाड़िया जल परियोजना है उसकी जलापूर्ति की जाती है। उदयपुर के अंतर्गत विस्तार उदयपुर में देखने मिलता है। और राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग के बारे में बात करूंगा मैं, तो मासी वाकल जल सुरंग है। और सबसे पहली बात करूंगा तो सही जल सुरंग है। सही जल सुरंग से जो जवाई बांध की जलापूर्ति की जाती है, और देवास परियोजना की जलापूर्ति मासी वाकल जो जल सुरंग है उदयपुर से की जाती है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सही जल सुरंग उदयपुर और पाली में जवाई बांध की आपूर्ति के लिए, मासी वाकल जल सुरंग उदयपुर में देवास परियोजना की जलापूर्ति के लिए। राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग की बात करूंगा तो हम आंसर देंगे मासी वाकल जल सुरंग। और राजस्थान की पहली जल सुरंग के बारे में बात करूंगा, सही जल सुरंग ही आंसर रहेगा। उसके बाद देखिए आप साबरमती जो नदी है उसके बारे में देखना आप लोग कि साबरमती जो नदी है वह उसका जो उद्गम है, उद्गम के बारे में बात कर रहे हैं तो उदयपुर के जो पदराना की जो हिल्स हैं वहां से ही इसका उद्गम हो रहा है। उसके बाद इसमें देखना सही नदी मिल रही है, देखो आप लोग। उसके बाद यहाँ से देखो ना, वाकल है, माशी है, और मेशवा है, माजम है, हतमती है, ये सब नदियाँ इसके अंदर मिल रही हैं। और ये सब जो आप लोग देख रहे हो तो ये वाली तो जो है दाईं ओर से मिलने वाली हैं, और ये बाईं ओर से मिलने वाली नदी है। तो आपसे पूछा भी जा सकता है कि सही नदी किधर से मिल रही है, इसमें जो दाईं ओर से मिल रही है, और बाकी जो सब नदियां हैं बाईं ओर से मिल रही है। तो वेतरक हैं, ये सब जो नदियां हैं किसकी सहायक नदियां हैं, साबरमती की सहायक नदियां हैं। साबरमती जो नदी है वो उसका उद्गम जो है पदराला गांव की पहाड़ियों से उदयपुर से होता है, और अपना जो जल है वो खंबात की खाड़ी में लेके जाती है। गांधीनगर और अहमदाबाद जो है वो किस नदी के किनारे पर है, वो है साबरमती की नदी के किनारे पर। और इसकी जो सहायक नदियां में बात करूं मैं, सई है, वाकल है, माशी है, मेशवा है, बेतरक है, हतमती है, ये सब किसकी सहायक नदियां हैं, साबरमती की सहायक नदियां। इसकी ट्रिक याद है आप लोगों को, वैसे हमें मावा चाहिए, वे का मतलब वेतरक, से का मतलब सेई, और हमें का मतलब हतमती। इस प्रकार आप लोग इस ट्रिक से इसकी सहायक नदियों को काउंट कर सकते हो, याद रख सकते हो। और अपन बात करें कि अहमदाबाद और गांधीनगर जो है किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो आंसर हम फटाफट दे देंगे, कौन सी नदी है, साबरमती नदी। कुल लंबाई 416 किलोमीटर है, जो है राजस्थान में 45 किलोमीटर हमें देखने को मिलती है। तो आज का जो हमारा जो सेशन है यहीं अपन इसको कंप्लीट करते हैं। आज जो हमने नदियाँ पढ़ी हैं वो लूनी नदी के बारे में बात करी हमने, उसके बाद अपन ने माही नदी के बारे में बात करी, उसके बाद साबरमती के बारे में बात करी, और जो है पश्चिमी बनास के बारे में बात की। ये सब नदियां जो है अरब सागर के प्रवाह क्रम को दर्शाती हैं। इनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा, आप लोग तसल्ली से क्लास को देखना। और अगली क्लास में जो है इससे आगे का टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, बंगाल की खाड़ी वाला प्रवाह क्रम, अंतः प्रवाह का प्रवाह क्रम, और उसके बाद झीलों के बारे में बात करेंगे, बांध से संबंधित बात करेंगे, जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण सेशन जो है रहने वाला है आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं। इसी प्रकार जो है आपका स्नेह बनाए रखें। थैंक यू।